पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। साईं, यहाँ शरह अमवात की वजह खुराक की किल्लत और साफ पानी की कमी हो। हाँ, लेकिन इसके साथ ज़र आमद रफ्त की दुश्वारियों के नतीजे में तिब्बी सहूलतों का एक आम आदमी तक नहीं पहुंचना भी इन मसाइल की निशानदेही करता है। क्या बाबा ने पटेल से सारंग के बारे में बात की होगी? हाँ, रात को गए थे। तुम्हारे बाबा ने बताया कि पटेल ने उससे माफी मांगी है। हमारी कोशिश है कि यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरत को पहले पूरा किया जाए। और हाँ ठीक है, मंजूर तुम्हें बता देगा कि कहाँ से लाइनों का सिलसिला शुरू किया जाए। एक एक करके ये सारे काम हो जाएंगे। तुम परेशान नहीं हो, तुम जाओ जाओ अपना काम करो। तुम्हारी ये पटेलगिरी हम नहीं चलने देंगे। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो वकील? निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोग कभी गांव की भलाई नहीं चाहते। परेशा, ये मत सोचना कि तुम किसी और की हो सकती हो। तुम सिर्फ मेरी बनोगी। साईं, ये काम भले कोई हुकूमत करे या कोई गैर सरकारी इदारा करे, हमें ये सहूलत नहीं चाहिए जो हमारे पटेल साईं की इज्जत को उछाल कर मिलती हो। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। दो घूंट जिंदगी, यार सारंग, जब तू ऐसे उदास होता है ना, इस मल्हार का दिल अजीब सा खौफ खाता है। हुआ क्या है? कुछ बताएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। कुछ नहीं यार, बस मेरा दिल उदासी का अजरक ओढ़े बैठा है। ये कुछ वरी क्या है? तू बता यार, आखिर हुआ क्या है? ये बता, तुझे क्या चाहिए? हुक्म तो कर यार। क्या बताऊं यार, मुझे अपनी बात समझाने के लिए वक्त के कुछ पन्ने खोलने पड़ेंगे जो मैं अभी नहीं खोलना चाहता। पहले ये बता कि हुआ क्या है। ये अपने पन्ने शने जाके बाद में खोलना। कहते हैं कि कुछ फैसले कहीं और होते हैं। कहाँ होते हैं यार? और कैसा फैसला? किसने किया? अंदर की आग ने मेरी रूह को जलाना शुरू कर दिया है। क्या? कैसी आग? आग है या अमर बैठ जो तुझे पकड़ के बैठी? तुझे पता है, इस आग को खुद में रखने का मेरा फैसला नहीं था। जैसे इस आग ने मेरे अंदर में खेमे लगा रखी हो। यार मुझे तेरी बात एक कख भी समझ में नहीं है। तू जरा खुल के बता। सेरा की हरनी पगडंडी पे और उस आग में तड़पने का मजा ही अलग है। यार ये तो पक्का बावला हो गया है। इसको शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मल्हार, तुझे पता है, जब मैंने उसको सुबह देखा तो ऐसा लगा कि कायनात साकित हो गई है। मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल गया। वो है ही ऐसी नरम सरों की तरह, सजल, कोमल, किसी घायल लाओ की आंख में फैलते दर्द की लहर की तरह।
रूह में छेद करती हुई धुंधली सर्द रातों में लम्हे भर की सुनहरी धूप की माने। ओ हेलो, ओ भाई, ये कौन सी किताब पढ़ के सुना रहे और किसने देखा? किसने तेरे दिल को शायर बना दिया? अरीशा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम आओ आओ प्लीज। आज मैं ऑफिस नहीं गई थी तो सोचा आपको तंग करने के लिए आ जाऊं। बेटा मैं चाय बना चुका था, तुम चाय पियोगी या तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? चाय भी आप बनाएंगे तो मैं किस लिए आई हूँ? आप आराम से बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ बहुत मजे की। नहीं बेटा, मुझे तो चाय बनाने की आदत है और मैं चाय बना चुका हूँ और इत्तेफाक से एक कप ज्यादा बन चुका है। शायद तुम आ रही थी इसलिए। बेटा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक है अंकल। बैठो। आशिर के जाने की वजह से अंकल फिरोज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उनके लहजे से काफी मायूसी और अकेलापन महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच अंकल। बेटा मेरे हाथों की बनाई हुई चाय है, तुमको अच्छी लगेगी कि या नहीं ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। यकीनन अच्छी होगी अंकल। अंकल वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? आप आशिर को मिस कर रहे हैं क्या? जो दिल में बसर करते हैं उन्हें याद नहीं किया जाता। आशिर तो हर पल मेरे साथ रहता है बेटा। आशिर की मुझे कॉल आई थी, वो बिल्कुल खैरियत से है वहाँ। पता नहीं वो वहाँ कैसे रह पाएगा, उस माहौल में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकेगा या नहीं। अंकल आप क्यों इतना वरिड रहते हैं? ऐसा क्या है वहाँ पर जो आप नहीं चाहते थे कि आशिर थर जाए? जहां भूख, प्यास और अफलास गर्म हवाओं की थपोड़े की तरह वहां रहती है, वहां शहर का नाजुक लड़का कैसे रह पाएगा? बेटा मुझे हर पल खौफ रहता है कि वहां उसको कोई तकलीफ न पहुंचा दे। नहीं अंकल, आप दिल छोटा ना करें। आजकल की जनरेशन के बच्चे नाजुक जरूर हैं, मगर उनमें हौसला बहुत है हर चीज बर्दाश्त करने का। बस बेटा, बाप हूं ना, परेशानी तो रहेगी ना। अच्छा अंकल, अब नो मायूसी। आप ये बताइए कि आप क्या खाएंगे शाम को? मैं कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। अरे बेटा, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम आ गई हो तो मेरी तन्हाई अब खत्म हो जाएगी। वैसे चाय बहुत अच्छी थी, मैं रख कर आती हूँ, फिर अशर के बारे में बातें करते हैं। मेरा मतलब है कि आप जमीनों को नापने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
मैं जमीन नापने नहीं बल्कि सदियां नापने निकला हूं। पता नहीं क्या हाल किया होगा तुम लोगों ने उनका। कुछ तो बताओ। सुनो, ऐसे मत जाओ, मुझे बता के जाओ मेरे अम्मा पापा का हाल। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन आपको मेरे अंदर अच्छा ही नजर नहीं आएगी। बस बहुत हो चुका। अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम जागीर में रहोगे। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। आप क्या जमीनों को नापने निकले हैं क्या शहरी बाबू? क्या बोला? मेरा मतलब है कि आप जमीनों को नापने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं जमीन नापने नहीं बल्कि सदियां नापने निकला हूं। तुम मंजूर साहब की बेटी हो ना? आपको कैसे पता? तुम्हारे सवाल से ऐसा लगा कि तुम मंजूर साहब की बेटी हो। बाबा आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं। आपको कहीं जाना था क्या? आप पता नहीं कहाँ घूमने निकले। हाँ बिल्कुल, काफी देर हो गई। ये गांव देखते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। बहरहाल शुक्रिया। अब तो पता लग गया ना शहरी बाबू, खड़े क्यों हैं? जाए ना फिर। मेरा नाम शहरी बाबू नहीं है, आशिफ फिरोज कहते हैं मुझे। दो नाम वाला शहरी बाबू। ये कैसी जिंदगी की खैरात दी है तुम लोगों ने मुझे। मार क्यों नहीं देते? मार दो मुझे भी, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे इस जिंदगी की कैद से आजाद क्यों नहीं करते? पटेल मुझे मार क्यों नहीं देता? मैं यहाँ पल पल मर रही हूँ, मुझे एक बार ही क्यों नहीं मार देते? मेरे बाबा और अम्मा का तो हाल बता दो। पता नहीं क्या हाल किया होगा तुम लोगों ने उनका। कुछ तो बताओ। सुनो, ऐसे मत जाओ, मुझे बता के जाओ मेरे अम्मा पापा का हाल। सुनो, तुम लोगों ने मेरे प्रकाश को भी मार दिया। इतना जुल्म कैसे कर लेते हो तुम? मेरे प्रकाश का क्या दोष था? तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हें किसी दरवेश से मोहब्बत है। इनमें काजल लगाया करो, तुम्हारा दरवेश तुमसे दूर नहीं जाएगा। ये तो मुझे आज पता चला है कि मेरा दिलबर दरवेश भी है। लेकिन मेरे दरवेश तुम्हारी आंखों में झांकने वाले मुझे जानने लगे हैं, मुझे पहचानने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में छुपा मेरा अक्स सब देख चुके हैं। क्या तुमने मुझ में खुद को देखा है कभी?
तुम इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो सुशी? तुम तो वक्त की रकाब में पांव रखकर चलने वाली सोच की मालिक हो। तुमने खुद पर ये रंग कैसे चढ़ा लिया? जरूरी तो नहीं कि सब कुछ कह दिया जाए, कुछ एहसास सिर्फ महसूस किए जाते हैं। प्रकाश, मैंने आज़ाने इश्क अपने अंदर सुनी है और सालों से उसकी इबादतें पढ़ रही हूँ। तुम जानते हो, जब कोई अंदर में उगता है तो जिंदगी का असल हुस्न समझ में आता है। लेकिन सुष्मी, समाज की नजर से देखोगी तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं तुम्हारी जात और हैसियत का वजूद ही नहीं हूं। अब तो मुझे अपनी सूरत भी वहम सी लगती है। इस जात और हैसियत के इतने आईने दिखाए गए हैं मुझे कि मैं अब खुद को भूल सा गया हूं। हमें इश्क की चोट नहीं पड़ी, हमें तो इंसान की विरासत ही मार डालेगी। मैं ये सब नहीं मानती प्रकाश। मुझे बस अब ये जानना है कि हम इस जात पात, हैसियत और मकाम की इस बंद गलियों में क्यों और कैसे फंसे हैं। ये बंद गली नहीं है सुशी, ये तो एक राज है, एक गहरा राज। ये एक ऐसी प्यास है जो तिश्नगी बनकर जिंदगी पे रक्स करती है। एक शेर याद आ रहा है, सुनाऊं तुम्हें? सुनाओ ना। मुझे मालूम था, ये मेरा वजदान कहता था, एक हादसा दरपेश होना है, हमें दरवेश होना है। लेकिन ये दरवेशी हमारी जिंदगी को खा जाएगी। इस कैफियत से हमारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। कम से कम अपने मान मर्तबे और हैसियत को देखो। तुम पटेल के बेटे हो और पटेल का बेटा बनकर दिखाओ। मंजूर हुसैन हमारा नौकर नहीं, हमारे खानदान का वफादार जान देने वाला फर्द है। वो हमारे खानदान का हिस्सा है। तो बाबा साईं, मैंने कब कहा कि मैनेजर मंजूर हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, और ये इज्जत मैंने कभी भी उससे नहीं छीनी। फिर तो तुम्हें शर्म और हया होनी चाहिए थी जब तुम मंजूर हुसैन की बेटी के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे। ये उसने मुझे रो रो कर बताया है और अपनी वफादारी का सिला पूछा है मुझसे। मैंने कोई गलत बर्ताव नहीं किया उसकी बेटी के साथ। क्या मंजूर झूठ बोल रहा है? मुझे क्या पता कि वो सच बोल रहा है या क्यों झूठ बोल रहा है। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। सारंग कह रहा है ना कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर क्यों इसके पीछे पड़ गए हो? सकीना, तुम्हारी ममता एक दिन इसे लेके डूबेगी। मुझे तुम ये बताओ, वो पटेल के बेटे के ऊपर कोई तोहमत रख सकता है? लोग वक्त के साथ बदल भी जाते हैं और हम हैं कि भरोसे के धागे को पकड़े खड़े रहते हैं। तुम अपने बेटे की गलतियां नहीं छुपा सकती सकीना। बाबा, आपको अपने बेटे पे यकीन क्यों नहीं है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूं। आप मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हैं? तुमने अपने रवैयों और गलतियों को देखा है सारिन? कहां से लगता है तुम पटेल के बेटे हो? तुम में कोई एक भी खूबी है खानदान के भरम को संभालने की और उसकी हैसियत को समझने की? बाबा, आपने तो तय कर रखा है कि मेरे अंदर सिर्फ खामियां और बुराइयां हैं, तो आपको मेरे अंदर अच्छाइयां कहां से नजर आएंगी?
झूठा निडरपन तो इसका देखो, और तुम कहती हो मैं इसके पीछे पड़ गया हूं? इसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत है? बाबा, जब तक आपके जहन से यह सोच नहीं निकलेगी कि मैं बेकार हूं, नाकारा हूं, तब तक आपको यही दिखेगा। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन आपको मेरे अंदर अच्छाई नजर नहीं आएगी। बस, बहुत हो चुका। अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम जागीर में रहोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये काम तुम्हारे करने के नहीं है जो तुम कर रहे हो। मल्हार, तुम मुझे कमजोर क्यों समझते हो और मेरी हर बात पे रोक क्यों लगाते हो? तुम मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो? सबसे बड़ी बात कि उसने गांव के घरों के सामने पानी की टंकियां बनाने का काम शुरू किया है। मीठे कुएं से लाइनें लेकर आ रहा है। ऐसा तो कभी पटेल ने नहीं किया। अगर ऐसा हो जाता तो वकील के कुएं से पानी भरने से हमारी जान छूट जाती। ऐसा होगा? ये पागल हो गया है क्या? अरे वो क्यों झगड़ा करेगा? उसकी पटेल से कैसे नाराजगी बढ़ सकती है? ऐसा करते हैं कि लोगों के बीच में झगड़ा करवा देते। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मैनेजर मंजूर को समझाने का वक्त आ गया है। इस वक्त तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि वो परीक्षा का बाप है, लेकिन उसने सारी हदें पार कर दी है। उसने सारंग से दुश्मनी की है, मेरे और बाबा के बीच में दरार डाल दी है। उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी भर याद रखेगा। यार सारंग, तुम हमेशा अंधे घोड़े पर क्यों सवार होते हो? अपने मयार और अपनी सोच को ऊंचा करो। तुम पटेल के बेटे हो, तुम्हारा भरम है। ये काम तुम्हारे करने के नहीं है जो तुम कर रहे हो। मल्हार, तुम मुझे कमजोर क्यों समझते हो और मेरी हर बात पे रोक क्यों लगाते हो? तुम मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिला रहा हूं। तुम परीक्षा से प्यार करते हो ना, पर वो तुम्हें पूछती तक नहीं। सच बताओ, ऐसा है कि नहीं? हाँ, ऐसा है, लेकिन वो एक दिन मेरी ही होगी। कोई कुछ भी कर ले। देख यार सारंग, मोहब्बत तो मोहब्बत से जीता जाता है, ना कि ताकत से। अगर तुमने मैनेजर मंजूर के खिलाफ कुछ भी किया, जो परीक्षा तुमसे पहले ही दूर भागती थी, वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो मैं उसे छीन लूंगा। यार तुम्हारी समझदारी में छेद है क्या? क्या मकसद? आजकल गांव में शहर का एक लड़का आया हुआ है जो गांव में बहुत सारे काम कर रहा है और गांव के लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं। जो काम तुम्हें करने चाहिए ना, वो कर रहा है। और वो मैनेजर मंजूर, वो भी पूरा दिन उसके साथ होता है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ के लोगों का दिल जीतो। तुम अपना इनकलाब अपने पास रखो। अगर तुमने मंजूर को कोई भी नुकसान पहुंचाया, एक तो साईं पटेल तुमसे नाराज हो जाएंगे, दूसरा परीक्षा तुमसे और दूर हो जाएगी, नफरत करने लगेगी तुमसे, जाने तू अपने प्यार से हाथ धो बैठेगा। और तीसरा ये, गांव के लोग ये समझेंगे मंजूर से तुम इसलिए नाराज हो कि वो गांव के लिए भलाई का काम कर रहा है,
और लोगों को उसके साथ हमदर्दी हो जाएगी। तो तुम्हारे साथ लोगों का वही रवैया होगा जो साईं पटेल के साथ होता है। हाँ, सही कह रहे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभी हम जैसों की भी मान लिया करो। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? करो वो जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम खुल के सामने मत आओ। दूसरा जो भी करो वक्त और मौका देख के करो। जल्दबाजी से तुम्हें खुद को नुकसान हो। यहाँ लोगों के मसाइल इतने हैं, अगर तुम हल करोगे तो तुम जीत जाओगे। ठीक है, मैं इस पे सोचूंगा, मगर याद रखना, मैं अपनी इज्जत और अना को ज्यादा अहमियत देता हूँ। लेकिन और किसी की भी अना और इज्जत की अहमियत होती है। क्या किसी और को सोचने का हक नहीं? इसे क्यों नजरअंदाज करते? अब कुएं से पानी भरने से जान छूट जाएगी। हमारे गांव में भी तरक्की होगी, हमारे गांव में भी खुशहाली आएगी। बाबा बता रहे थे कि एक शहरी बाबू आया है जो गांव की तरक्की के लिए काम कर रहा है। बहुत जल्द हमारे गांव में अच्छा वक्त आने वाला है। बड़ी तारीफें की जा रही हैं शहरी बाबू की। क्या बात है परीशा? जो एहसान करेगा उसके गीत तो गाए जाएंगे शाना। तुम्हें इस अजनबी पे इतना एतमाद कैसे? किसी न किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा। वैसे भी आज तक हमारे गांव के मिसाइल के लिए किसी ने बात नहीं की। ये पहला शहरी बाबू आया है जिसने गांव में रहने वाले और गांव के मिसाइल के बारे में बात की है और इनके मिसाइल को हल करने की बात की है। गांव के सारे लोगों को साथ लेके चलने की बात की है। लगता है तुम्हें शहरी बाबू पे बड़ा यकीन हो गया है, और ये भी कि वो इस गांव की तकदीर बदल देगा। सबसे बड़ी बात कि उसने गांव के घरों के सामने पानी की टंकियां बनाने का काम शुरू किया है। मीठे कुएं से लाइनें लेकर आ रहा है। ऐसा तो कभी पटेल ने नहीं किया। अगर ऐसा हो जाता तो वकील के कुएं से पानी भरने से हमारी जान छूट जाती। ऐसा होगा और जरूर होगा, ये मुझे यकीन है। ये तारीफ मुझे सिर्फ इन कामों के लिए तो नहीं लग रही परीशा, मुझे तो इसमें कुछ और भी नजर आ रहा है। सच बताओ, क्या बात है? हाँ, अपने दिमाग के बेकार खदशे खत्म करो, कुछ गलत मत सोचो। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या क्या चलता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया तुम्हारा ये दिल। यार वजीर, पटेल मंजूर की सारी बातें सुनने के बाद भी फिर भी उस पर एतबार करेगा तो यार अपना तो बिस्तर यहाँ से गोल करना पड़ेगा, फिर अपनी यहाँ दाल निकलेगी। हाँ, पटेल अब मंजूर पे एतमाद नहीं करता, ये मुझे यकीन है। ये तुम कैसे कह सकते हो? जब मैंने पटेल को मंजूर और शहरी बाबू के बारे में बता रहा था ना, तो पटेल के चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोका हुआ था। उसका रद्द-ए-अमल मुझे जल्द आता दिख रहा है। यार, ये पटेल के गुस्से को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसे अपने फायदे में कैसे लिया जाए, इस पर सोचो। तुम तो वजीर हो, सोचना तुम्हारा काम है। यार वकील, अब शहरी बाबू का हम गांव में झगड़ा करवा दे तो? ये पागल हो गया है क्या? अरे वो क्यों झगड़ा करेगा,
उसकी पटेल से कैसे नाराजगी बढ़ सकती है? ऐसा करते हैं कि लोगों के बीच में झगड़ा करवा देते। इससे ये होगा कि शहरी बाबू पे भी हाथ साफ हो जाएगा और हमारी जान भी छूट जाएगी और वो डर के भाग जाएगा। नहीं, ये हिकमत अमली भी काम नहीं आएगी। यार वजीर, कुछ और सोचना पड़ेगा यार। अच्छा, तुम क्या चाहते हो, क्या किया जाए? ऐसा कि मंजूर और पटेल के बीच में इख्तलाफ हो, झगड़ा हो जाए इनका। यार वकील, हाँ, मुझे एक ख्याल और आ रहा है। अगर ऐसा करें तो बताओ। बताता हूँ ना, बताता हूँ। ठहरो ठहरो। अरे वाह, ये हुई ना बात है। अब तुमने अकल की बात की मेरे साथ रहकर। ये हुई ना बात। आजा आजा। मैं ये शादी नहीं करूंगा जीनत से, कुछ भी हो जाए। तुम अपने बाप को जवाब दे रहे हो? ये अखलाक दिखाओगे मुझे? नहीं साईं, जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाते। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मेरे घर को? ये बाप बेटे की आपस में क्यों नहीं बनती? और बेटा तुम रहते कहाँ? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। इस उम्र में औलाद बाप का सहारा बनती है, लेकिन सारंग अपनी नादानियां और बचपना हरकतों की वजह से निकला नहीं है। उसे एहसास तक नहीं है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आनी है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वो खुद को संभाल लेगा, फिक्र मत करें। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं, लेकिन वो कभी माँ बाप से दूर नहीं जाते, ये यकीन रखें आप। वो एक जिम्मेदार बेटा बने, मैं इसे क्या करूं? रोज सारंग के खिलाफ आने वाली शिकायतें मेरे लिए बेइज्जती से कम नहीं है। लोगों का क्या है, उन्हें तो बस मौका चाहिए। खैर, दफा करें उनको। सुनो, सारंग की शादी करवा लेते हैं। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। आधा पुनल से बात करता हूँ, उसे कहता हूँ हमारी अमानत हमें सौंप दे। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि सारंग और जीनत की शादी हो जाए। ये सब मंजूर की शिकायत की वजह से हो रहा है। मैं ऐसा हरगिज उन्हें नहीं दूंगा। अब सिर्फ मेरी चलेगी, मंजूर की नहीं। ये बात पापा को भी समझ लेनी चाहिए। कितने सालों के बाद इस घर में खुशी आएगी। बेशक। कितनी खुशी होगी ना। मैं ये शादी नहीं करूंगा जीनत से, कुछ भी हो जाए। तुम अपने बाप को जवाब दे रहे हो? ये अखलाक दिखाओगे मुझे? जीनत हमारी बहू बनेगी, ये याद रखो। आपने जवाब देने पे मुझे मजबूर किया है बाबा साईं, और क्यों ना दूं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं खानदान में किसी से भी शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं। सारंग, अपने बाबा के साथ ऐसे बात की जाती है? क्या बुराई है जीनत में? इतनी खुश शक्ल है,
सलीके वाली है और ऊपर से सब्र और शुक्र करने वाली है। घर संभाल के बैठेगी। वैसे भी उसे बचपन में तुम्हारे साथ बांध लिया गया था। वो हमारा नंग है, हमारी इज्जत है। मैं ये शादी नहीं करूंगा अम्मा। मुझसे पूछ कर थोड़ी ना बांधा गया था उसे। मैंने कब कहा था कि मैं जीनत से शादी करूंगा? सारे तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा नहीं कहते। वो बचपन से तुम्हें अपना सब कुछ समझ कर बैठी है। मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। आगे आपकी मर्जी है। मेरी बात अपने दिमाग में बिठा दो। शादी तो तुम्हारी जीनत से ही होगी, बाकी अपनी खाम ख्याली निकाल लो। तो मेरी भी बात सुन लें बाबा साईं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं यहाँ से चला गया ना तो वापस हरगिज नहीं आऊंगा। सारंग! नहीं साईं, जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाते। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मेरे घर को? ये बाप बेटे की आपस में क्यों नहीं बनती? किसकी नजर लग गई इस घर को? या अल्लाह, तू रहम फरमा। इसे यहाँ नहीं रहना। कल मैं इसे जागीर छोड़ाऊंगा। इसे बता दो। नहीं सारंग, 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 सारंग बेटा रुक जाओ। सारंग, सारंग मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुम्हें सारंग? तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम बाप को क्यों परेशान करके रखा है? अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। अम्मा, मेरी गलती नहीं है। ये आप उनसे पूछें कि वो ये क्यों तय करके बैठे हुए हैं कि मैं बुरा हूं, किसी काम का नहीं हूं। वो अपने सारे फैसले मुझ पर थोपना चाहते हैं। अम्मा, जिंदगी मुझे गुजारनी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। तुम इतने बड़े नहीं हो कि ये फैसले भी तुम करो। ये बड़ों के फैसले हैं, बड़े ही करेंगे। बेटा, ये हमारी रवायात है। मुझे मेरा फैसला करने का पूरा हक है अम्मा, और ये मेरा हक आपकी रिवायतों से बहुत बड़ा है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? मुझे ये बताओ, तुम आखिर जीनत से शादी करना क्यों नहीं चाहते? बस मैंने खानदान में शादी नहीं करनी है। मैंने कह दिया अम्मा। कोई तो वजह होगी ना। और आज तुमने ये क्यों कहा? तुम तो जानते थे कि बचपन से ही जीनत पे तुम्हारे नाम का दुपट्टा डला हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता अम्मा, मैं अपनी बात कह चुका हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? है या नहीं, इस बात को आप छोड़ें। अब बाबा साईं से बात करें कि मुझे जीनत से शादी नहीं करनी, ये मेरा फैसला है। कल तुम और तुम्हारे बाबा जागीर जा रहे हैं ना, तो तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि वहाँ जाकर तुम काम देखो। कल तुम उसके साथ चले जाना, और मैं पूरी कोशिश करूँगी जब तुम्हारे बाबा वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूँगी, और जो तुम कहोगे ना वही होगा। ठीक है ना? ठीक है अम्मा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आशिर, कैसे हो बेटा? यार वाकई तू अपने बाप को भूल गए हो। मीलों दूर रहते हुए वाकई तूने मुझे भुला दिया है बेटा। अरे बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? खैरियत से हैं? मुझे क्या हुआ है बेटा, रात दिन बस मुझे तुम्हारी याद है। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें थर कैसा लगा? बाबा, थर बहुत खूबसूरत है। मैंने जैसे फितरत को पहली बार देखा है। बाबा, आप खामखा परेशान हैं। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत देने वाले, मेहमान नवाज हैं, केयरिंग हैं।
सच कहूं बाबा तो यहाँ के लोग अपने दिल में बसा लेते, बड़ा मान देते। और बेटा तुम रहते कहाँ? परियोसर। परियोसर में? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। सच कहूं तो वो अपने गांव और लोगों का बहुत ख्याल रखने वाला इंसान है, और तो और उनके बुनियादी हुकूक के लिए हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। तुम पटेल सजावल के गांव में रहते हो? कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मुझे। तेरा बच्चा रमजाई के पास है नूरा, तुमको क्यों नहीं याद आ रहा? तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन इस वक्त ऐसे मामलात हैं जिन्हें तुम्हें समझना और संभालना होगा। सारे गांव की बच्चियां साथ होती हैं, अक्सर पानी की वजह से जाना पड़ता है। वो बच्ची बड़ी है मंजूर, इस उम्र की लड़कियों को संभालना पड़ता है। आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात करा देता हूं। नहीं है? आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? वो एरिया ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ ज़बान को लगा रख दो, गंदगी तुम्हारे ज़हनों में, मेरी बच्ची में गोरा। बस इस मर्तबा हमें बचा ले। ठीक है, तुम दोनों जाओ, सदोरा तुम्हारे पास आएगा, सब कुछ बता देगा। जोगी रम